भारत के भूगोल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख द्वीप समूहों की चर्चा करेंगे। तो हमारे मुख्यतः दो द्वीप हैं जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। आइए द्वीप पहले क्या होता है उसे समझते हैं। द्वीप वह हिस्सा जो स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, मतलब ऐसा भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा, और जो कि इस वर्तमान में डेनमार्क के अधिकृत के क्षेत्र में आता है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है। इसी बार से हमने पिछले उसमें पढ़ाया था कि विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है, तिब्बत। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप है। तो कभी आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत पठार, विश्व का सबसे ऊंचा भी पठार तिब्बत का ही पठार है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड आता है। आइए और इसके आगे देखते हैं। भारत के जो द्वीप हैं वो दो हैं, अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप है। तो जिसमें से जो पश्चिम में है वो अरब सागर में लक्षद्वीप है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 11 द्वीपों पर ही मानव आवास कर सकता है, और ये मूंगों के द्वारा बना हुआ है जो कि प्रवाल भित्तियाँ बोला जाता है, CaCO3 के द्वारा बना है। बंगाल की खाड़ी में कुल 572 हैं, जिसमें से 38 पर ही केवल मानव निवास करता है, और यहाँ पर ही जो वर्षा पाई जाती है वो सदाबहार वर्षा पाई जाती है। भारत की अगर आपसे पूछी जाए तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पाई जाती है। भारत की उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पाई जाती है, जबकि अंडमान निकोबार में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, जो कि पन्ना द्वीप भी यहाँ पर भी है। आइए सबसे पहले हम अंडमान निकोबार के में पढ़ते हैं, जिसमें मुख्य जो द्वीप हैं तो 4 अंडमान के हैं, एक कोको द्वीप है और 4 निकोबार द्वीप हैं। आइए पहले हम देखते हैं कोको द्वीप जो है, और अंडमान के बीच में ही कोको चैनल बना हुआ है। और उसी प्रकार से बाकी जो अंडमान के जो क्षेत्र के हैं उसमें अंडमान में भी हैं, 4 हैं। उत्तरी अंडमान जिसे हम लैंडफॉल द्वीप भी कहते हैं, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। दक्षिण अंडमान पर ही उसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर में ही वीर सावरकर जेल है और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में जो रेखा है वो दक्कन मार्ग है, और अंडमान और निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। आपसे कभी पूछा जाए तो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार में, और लघु अंडमान और कार निकोबार के भी मध्य में भी बोला जाता है, वो भी 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। आइए अगला जो है वो है लघु अंडमान, और जो निकोबार में भी 4 हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का है। निकोबार जो हमारा है, मतलब अंडमान निकोबार इंडोनेशिया से जो जोड़ता है उसे हम ग्रेट चैनल 6.45 डिग्री चैनल बोलते हैं, जो कि सुमात्रा को जोड़ता है। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में है। अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है वो अराकान पर्वत श्रृंखला का है, और जिसका विस्तार 6.45 से 14 उत्तरी अक्षांश तक है, और 92 से 94 तक पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। या ये यहाँ पर कोको चैनल, दक्कन मार्ग, 10 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल के बारे में पढ़ते हैं।
तो जो कोको चैनल है वो म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। मतलब अगर पूछा जाए तो म्यांमार और भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। दक्कन मार्ग जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, या लघु अंडमान या कार निकोबार के बीच में है। और ग्रेट चैनल भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य में स्थित है। अंडमान की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और वीर सावरकर सेलुलर जेल अभी आपको हमने बताया था वहीं ये भी है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हमारा कहाँ पर है, वो भी अंडमान निकोबार में है। 31 दिसंबर 2018 को यहाँ पर कुछ भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए, किसके उपलक्ष्य में, हिंद फौज के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर कुछ द्वीप थे जिनका नाम बदल दिया गया, जिसमें से रॉस द्वीप को नेता सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। ऐसे याद करिए, रॉस को बोस कर दिया गया, नील को शहीद कर दिया गया और हैवलॉक को स्वराज कर दिया गया। रॉस, बोस, नील, शहीद, हैवलॉक एंड स्वराज, तीनों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। आइए और इसके बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं। तो अंडमान निकोबार में कुछ पहाड़ियाँ भी हैं और जिसके विस्तार है, तो जिनका अंडमान और निकोबार की जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, चोटी जो है वो सैंडल चोटी है, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। अंडमान उत्तरी अंडमान के ऊपर है, उसे नारकोंडा द्वीप पर एक है जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में बैरन द्वीप है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर है। मध्य अंडमान में मरियावली चोटी है और माउंट हैरिट है। और दक्षिणी अंडमान है, लघु अंडमान है, कार निकोबार है। और ग्रेट निकोबार में भी कुछ है, माउंटेन धूलीधर है, और जो कि निकोबार द्वीप समूह की भी सबसे ऊंची चोटी ग्रेट निकोबार की है, ना कि पूरे अंडमान और निकोबार की। अंडमान निकोबार जो कि भारत से सबसे अलग है, तो मुख्यतः वहाँ पे जनजातियाँ ही निवास करती हैं। तो वहाँ की जो मुख्य जनजातियाँ हैं, अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटिलीज, सैम्पेन, ओंग एंड जारवा वहाँ की मुख्य हैं। और इसका जो मुख्य न्यायिक क्षेत्र मतलब हाई कोर्ट है, वो यहाँ इसका कोलकाता लगता है। कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है वो इसका न्यायाधिकार क्षेत्र है। यहाँ पर भारत के सर्वाधिक पार्क हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो पार्कों में महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क, गैलेथिया राष्ट्रीय पार्क, हैलियट या हैवलॉक राष्ट्रीय पार्क, सैडल चोटी राष्ट्रीय पार्क, कैम्बडेस राष्ट्रीय पार्क, उत्तर पटल राष्ट्रीय पार्क, मध्य वटल राष्ट्रीय पार्क, दक्षिणी वटल राष्ट्रीय पार्क। और ग्रेट निकोबार में जैव संरक्षित क्षेत्र है, जिसे हम बंडूर समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। और ग्रेट निकोबार जैव संरक्षित है। तो अंडमान निकोबार में कुल 2 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनको अलग अलग किया गया है। आइए हम उसके बाद, ये अंडमान के बारे में था, अंडमान निकोबार। अब लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। लक्षद्वीप का जो मुख्यतः है निर्माण, वो मूंगा द्वीपों से हुआ है, जिसको हम CaCO3 के नाम से जानते हैं। और प्रवाल भित्तियों के खोल से ये निर्मित होती हैं। प्रवाल भित्तियों के विकास की जो दशाएं हैं वो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ एंड लेफ्ट तक हैं। सामान्यतः यहाँ पर लवणता क्षेत्र है, समुद्र की तली से सूर्य का प्रकाश यहाँ से आता है। इसका मैप के द्वारा भी इसका विस्तार आप अगर देख सकते हो तो इस टाइप से बना हुआ है। देखिएगा, ये समुद्र है पूरा, और समुद्र के ही ऊपर यहाँ से 1.5 से 2 ही मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर और बिल्कुल हर अलग अलग रंग का है। जैसे ये कलर, ये कलर, मतलब अलग अलग कलर का है और उस पर पेड़ बने हैं, इसलिए इसे समुद्र का बगीचा भी बोला जाता है। अगर आपसे कभी भी समुद्र का बगीचा अगर पूछा जाए तो लक्षद्वीप को समुद्र का बगीचा बोला जाता है।
आइए यहाँ पे कुछ जो मुख्य मुख्य द्वीप हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो अगत्ती द्वीप है, मुझे और अगत्ती द्वीप है और यहीं पर अगत्ती हवाई अड्डा भी है, और यहाँ पर कावत्ती है जो इसकी राजधानी है, और यहीं पर पित्ती भी द्वीप है जो कि मानव रहित द्वीप पर ही पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। ये कुल मिलाकर ये कैनोर द्वीप है, और ये अमन द्वीप और कैनोर द्वीप के बीच में 11 डिग्री चैनल है। और इसी प्रकार से लक्षद्वीप में जो मिनी कॉय और कैनोर के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप के मिनी कॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मालदीव और भारत के बीच में कितने डिग्री चैनल है। तो लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, और इसमें जो मिनी कॉय है यह 8 डिग्री चैनल और मालदीव के बीच में आता है। मालदीव की भी आप भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, और मालदीव की राजधानी जो है माले है, और माले है उसकी राजधानी। ये था प्रमुख द्वीप। आइए हम कुछ अपवाह तंत्र भी पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र में आपसे कभी पूछा जाए तो हमारा भारत जो है तो आप इस टाइप से बना हुआ है, जिसमें इधर की तरफ सभी भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, और इस इधर जो हैं वो सभी अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब जितनी भी बंगाल की खाड़ी की तरफ हैं वो अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, और जितनी अरब सागर में गिरती हैं वो भ्रंश घाटी सेंचुरी का निर्माण करती हैं। आइए अपवाह तंत्र को बोलते क्या हैं। तो इधर की तरफ जो आती हैं वो अलग अलग बट जाती हैं नदियाँ, ठीक, मतलब नदियाँ बिल्कुल बटती हुई चलती हैं, और जबकि भ्रंश घाटी में सीधे आकर नदियाँ गिर जाती हैं, मतलब इसमें कोई अलग से नदियाँ का कोई भी इसका अपवाह तंत्र नहीं बनता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अपवाह तंत्र जल का एक निश्चित धारा एवं दिशा में प्रवाह ही अपवाह कहलाता है, और धाराओं को जाल मतलब इस टाइप से इनका जाल, फिर इनका जाल, मतलब जाल टाइप में बनता है, फिर इसका जाल, इस टाइप से जो बनती है उसको हम जाल बोलते हैं। तो ये हमारा होता है अपवाह तंत्र। और ये नदी बेसिन जो हैं वो ग्रहण करती हैं, जिसे हम नदी द्रोणी भी कहते हैं, और नदी जिस क्षेत्र को जलग्रहण करती हैं उस नदी को ही जलग्रहण क्षेत्र या कैटोलेंट एरिया बोलते हैं। ये उद्गम स्थल से लेकर मुहावने के बीच में इस टाइप से चलती हैं, और यहाँ पर ऐसे ये निर्माण करती हैं। ये देखो बांटा गया है, और इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी नदी द्रोणियाँ, मध्यम हैं नदी द्रोणियाँ, और लघु नदी द्रोणियाँ, जिनका विस्तार बड़ी नदी द्रोणियों का जलग्रहण क्षेत्र जो होता है 20,000 किलोमीटर से अधिक होता है, जिसमें 14 नदी द्रोणियाँ मुख्यतः भारत में हैं जो बड़ी द्रोणियों में आती हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा नदी आती है। मध्यम में जो उससे भी कम, मतलब 2,000 से 20,000 के किलोमीटर के क्षेत्र में जो फैली नदियां हैं वो कुल 44 नदियां हैं जो कि मध्यम नदी द्रोणियों का विस्तार करती हैं। और ऐसी नदियां जो 2,000 से कम किलोमीटर के क्षेत्र में फैली होती हैं उन्हें लघु नदी द्रोणियां कहते हैं। ये भारत में लगभग 55 नदी द्रोणियां हैं, और जल समर बहुत छोटी छोटी नदी द्रोणियों में फैला हुआ है। इसका मैप के थ्रू आप भी देख सकते हैं कि इसका विस्तार कहाँ हुआ है। तो इस टाइप से हुआ है, ये भारत है, और भारत का इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इधर की तरफ जितनी, जैसे गंगा है, गंगा ये बनी आई, और गंगा में देखो कई सारी ऐसे नदियाँ निकलती हैं, तो गंगा में बनता है, और दूसरी नदियाँ जितनी भी इधर हैं ये सभी नदियों में अपवाह तंत्र का विस्तार होता है। अपवाह जो प्रतिरूप है वो ज्यामितीय आकार का होता है, और ज्यामितीय आकार का इसीलिए, और इसमें जो आकार डिसाइड किए गए हैं वो जैसे वृक्षाकार, ये इस टाइप से कुछ बनती हैं, कुछ पत्ताकार के प्रतिरूप में बनती हैं, और कुल नुमा भी अपवाह तंत्र के रूप में बनती हैं। कुछ आयताकार के रूप में बनती हैं, कुछ अमरकंटक पहाड़ियों के टाइप में बनती हैं, जैसे कुछ नदियाँ इस टाइप से आयताकार बनती हैं, कुछ अमरकंटक पहाड़ियों के क्षेत्र के बनते हैं, और कुछ झील टाइप से बनती हैं। ये हमारी हैं
अब आगे जो अपवाह तंत्र है उसमें हमारी भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, या अंतःस्थलीय तंत्र। हिमालय के अंतर्गत भारत में 3 ही हैं, जो कि मुख्यतः एक सिंधु नदी है जो पूरी है, और उसके बाद गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। और प्रायद्वीपीय जो भारत में है तो उसमें जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा और ताप्ती नदी, ये हमारी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हैं जो कि पूरी गिरती हैं जाकर। और अंतःस्थलीय में 2 ही नदियां हैं, जो कि लूनी नदी कच्छ में जाकर गिरती है, मिल जाती है जाकर, और दूसरी बंबर नदी है। हिमालय नदी तंत्र का हम देखते हैं तो हिमालय को बोलते हैं हिमनद प्लस मानसून, मतलब इसका जल स्रोत हिमनद होता है, मतलब जितना भी बर्फ़ गिरता है और उससे ही बह कर आते हैं। ये नदियाँ 12मासी होती हैं, इसलिए इनको हम सदाबहार नदियों के रूप में भी जानते हैं। और इसमें जल का जो आयतन होता है वो सबसे अधिक होता है। और नदी द्रोणी जो हैं भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणियाँ हैं, और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आप समझ गए कि ये हमारा जैसे भारत हो गया, तो इधर की तरफ ये जो भ्रंश घाटी अरब सागर में बनती हैं, और इधर जो हमारी हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो केवल वर्षा पर निर्भर करती हैं, जो कि जिनका केवल जो है वो मानसून पर ही निर्भर होता है, इसलिए इन्हें मानसूनी नदियां कहते हैं। इसमें पानी जो होता है वो कम होता है, इसलिए इनका जल आयतन जो है वो कम होता है। और ये इसलिए जब जल आयतन कम होगा तो ये अपेक्षाकृत छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, और फिर भी ये डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगले उसमें हम आपके यही तंत्र पढ़ेंगे, हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और अंतःस्थलीय तंत्र को हम विस्तार से, जिसमें हम गंगा नदी, सिंधु नदी और इन सभी नदियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।